दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों के सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, जहां पर अग्नि परीक्षा में पास हो गया इंडिया गठबंधन। बताएंगे कैसे सुबह से लेकर शाम तक चल रहे प्रयास और बीच में भारत रत्न तक का दिया गया ऑफर दोस्तों, और इसके बाद गवर्नर से हुई मुलाकात। इसके बावजूद डटकर मुकाबले में खड़ी है इंडिया गठबंधन की सरकार। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 8 से 10 तारीख तक के बीच में अचानक से बुला लिया है पार्टी के सारे सांसदों को, व्हिप जारी किया गया है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर से पार्लियामेंट के अंदर हुआ है जोरदार तरीके का विवाद। बताएंगे कौन कौन से नेता मैदान में उतरे हैं दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर बताएंगे ईडी एक बार फिर से बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है दोस्तों, और ममता बनर्जी की ओर से अपना रिपोर्ट कार्ड दिया गया है दोस्तों। 14 साल के रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या बोली है ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने कौन से बड़े मुद्दों को लेकर आगे अपनी राय रखी है दोस्तों, और किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एसआईआर में घपले का आरोप लगाते हुए बीजेपी के लोग पहुंच गए चुनाव आयोग के पास, उसके बाद बताएंगे क्या कुछ हुआ दोस्तों। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, उनके मंत्रालय के बयान में जमीन आसमान का अंतर नजर आया है दोस्तों। एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जो भी पार्टियां विचारधारा के आधारित पार्टियां हैं उन्हें 1 इंच भी नहीं डिगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, और इंडिया गठबंधन के अंदर कई सारी विचारधारा आधारित पार्टियां हैं जिसे कभी बीजेपी अपने पक्ष में नहीं ला सकती, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इनको इंडिया गठबंधन से डिगा पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीजेपी के साथ गठबंधन करने और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन छोड़ने की अफवाहें तेजी से मीडिया के अंदर फैलाई गई दोस्तों। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यानी 1 तारीख से ही लगातार यह चर्चा की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली की यात्रा पर है, जहां पर उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एसआईआर की जीत के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी कांग्रेस पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटें बिहार के अंदर मांगी थी, लेकिन उनको एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दिया गया, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मुख्यतः उनसे नाराज है। हालांकि दोस्तों ये नाराजगी का जो दावा है केवल हवाई बातें हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटका के अंदर जैसे ही सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने आपस में नाश्ता करते हुए सारे मुद्दे को सॉल्व कर लिया, उसके बाद से मीडिया का कैमरा अचानक से झारखंड पहुंच जाता है। झारखंड को लेकर तरह तरह की थ्योरियां चलाई जाती है दोस्तों। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एक परीक्षा सबसे तेजी से शुरू हो गई दोस्तों की क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पलटी मारेगा, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर सुबह से लेकर शाम तक लगातार कयास जारी रखे गए दोस्तों। बार बार भाषण दिया गया, बार बार हर तरीके के मीडिया में रिपोर्ट छपाई गई, उसके बाद शाम होते होते एक नया ऑफर दिया गया और दावा किया गया कि झारखंड के जो गवर्नर है वो भी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके बाद अंत में जब बात नहीं बन रही दोस्तों, तो उसके बाद बीजेपी के द्वारा यानी यूं कहिए कि कुछ लोगों के द्वारा ये पोस्ट करवाया गया मीडिया में, सोशल मीडिया पर कि केंद्र सरकार अगले साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न देने पर विचार कर रही है। यानी जिस तरीके से 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की, जयंत चौधरी ने इसे राष्ट्र की भावना का सम्मान बताते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले यानी मार्च के महीने में ही 2024 में औपचारिक तौर पर आरएलडी ने एनडीए गठबंधन में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री का पोस्ट ले लिया। उसके बाद आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन बना। लोकसभा का चुनाव वो बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़े दोस्तों, यानी उसी तरीके के उसी रास्ते पर निकलने की कोशिश की जा रही थी। भारत रत्न का ऑफर देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन से अलग करके बीजेपी के साथ लाने का प्रयास किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोला कहा झारखंड कभी ना तो झुका है ना ही आगे कभी झुकेगा, और इसके बाद साफ तौर पर बोला गया कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी तोप तलवारें लगा लो, हमारा राजा नहीं झुकेगा। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन पर ईडी का मामला चल रहा है दोस्तों, तो मीडिया वालों को लगता है कि वो पलट जाएंगे, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है चाहे उसके ऊपर कितने बड़े भी अपराध क्यों ना साबित कर दिया जाए या कितने बड़े भी अपराध की जांच क्यों ना शुरू कर दी जाए, वो कभी नहीं झुकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लालू यादव जो विचारधारा की लड़ाई के लिए हमेशा से अड़िग रहते हैं। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के सांसदों को 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में संसद में किसी भी हालत में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है दोस्तों। 3 लाइन का व्हिप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा मजबूत व्हिप होता है, यानी इसका पालन पार्टी के नेताओं को करना ही पड़ेगा। जो सांसद है उनको भी इसका पालन करना पड़ेगा, यानी साफ तौर पर पार्टी की ओर से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि 8 से लेकर जो 10 तारीख तक सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा होगी वो चर्चा वंदे मातरम पर बहस 8 तारीख को होगी दोस्तों। लोकसभा में राष्ट्रगान पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग
लेंगे। विपक्ष एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा रहा है। जो बीएलओ बूथ लेवल के ऑफिसर हैं उनके तनाव और आत्महत्या से जुड़े मामले को तेजी से उठाया जा रहा है। 3 लाइन की व्हिप का महत्व इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये सबसे बड़ा निर्देश किसी पार्टी के द्वारा अपने सांसदों के लिए होता है, जिसमें साफ तौर पर बोला जाता है कि अगर आप लोग अनुपस्थित रहेंगे यानी एब्सेंट अगर रहेंगे तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल कार्यालय में 8 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई। विपक्ष की रणनीति है कि शीतकालीन सत्र के अंदर विपक्ष उन मुद्दों के इर्द गिर्द ही बीजेपी को बोलने दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हो। बेफिजूल की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 लाइन की व्हिप का यही मतलब होता है दोस्तों। ऐसे में आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा यार सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर सबसे ज्यादा टाइम चर्चा होनी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने एकजुटता के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया है दोस्तों। सोनिया गांधी भी प्रदर्शन के दौरान नजर आ रही है। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है प्रचार का और विरोध का। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में धीरे धीरे करके सब कुछ पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि खबर यह है कि 29 तारीख को सिद्धरमैया ने अपने घर पर डीके शिव कुमार को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था दोस्तों। इसके बाद अब 2 तारीख को यानी बीते दिन कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपने घर पर खाना खाने के लिए यानी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया दोस्तों। और शिव कुमार को जब सीएम बनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो सिद्धरमैया की ओर से एक बड़ा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही पार्टी आलाकमान की ओर से आदेश आ जाएगा उसी दिन इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, केवल पार्टी आलाकमान का इंतजार चल रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सिद्धरमैया लगातार 5 साल से मुख्यमंत्री है, बल्कि कई दिनों से मुख्यमंत्री है दोस्तों। और यहां तक कि अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चाएं चल रही है और इन चर्चाओं को बार बार गोदी मीडिया की ओर से कहीं ना कहीं गर्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब कुछ दिनों के बाद डीके शिव कुमार को ही कर्नाटका के नेतृत्व की जिम्मेदारी देनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम दे रहे हैं। प्रियंका गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम हमारे हजारों करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित भाई बहन के अधिकार को छीनने के संगठनात्मक प्रयास का पूरी तरीके से विरोध करेंगे, यानी छीनने की संगठित प्रयास का विरोध करेंगे। जितना भी सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग किसी सवाल का जवाब सही से नहीं दे रहा है और सरकार खुलकर आयोग को बचा रही है। यह लोकतंत्र, संविधान को खत्म करने और तानाशाही को स्थापित करने की साजिश है। हम यह कतई तैयार नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से एसआईआर कराया गया इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते बातें बोली जा रही है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही तरीका है, विरोध करने का सही रास्ता अपनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर करवाया गया है हर जगह से कोई ना कोई बड़े बड़े सवाल उठते रहते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, साथ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ में जो पोस्टर ले रखा है उसमें लिखा हुआ है बैकवर्ड दलित एंड माइनॉरिटी वोट्स आर नॉट डिस्पोजेबल, यानी वो कोई फेंकने के लिए नहीं होता, डिस्पोज करने के लिए नहीं होता। एसआईआर कराने के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं दोस्तों उन लोगों के नाम काटे जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, इस पूरे मामले पर गहन तरीके से चर्चा की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने ईडी को अपना राजनीतिक फ्रंटल बना रखा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बनकर ईडी अपना काम कर रहा है दोस्तों। ईडी नेताओं को डराने, धमकाने और सरकार को गिराने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब संसद के अंदर भी मोदी सरकार ने इस आंकड़े पर मोहर लगा दी है दोस्तों। ईडी ने 2014 से लेकर 2025 तक 6312 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें से मात्र 120 लोगों को अपराधी बनाकर उसके खिलाफ अपराध साबित किया गया है दोस्तों। इससे पहले भी ऐसी जानकारी समय समय पर आती रहती है। 2014 से ईडी अब तक केवल 5% केस में ही सजा सुनवा पाई है दोस्तों। और इस तरीके से ईडी के काम करने के तरीके पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पिछले 10 वर्षों में 193 सांसद, विधायक, नेताओं पर केस दर्ज किए गए, जिसमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप सही से तय किए गए और साबित किए जा चुके हैं। यानी सोचिए 193 में से मात्र 2। इससे पता चलता है कि कैसे राजनीतिक लोगों को दबाव में डालने की कोशिश की जाती है, उनको परेशान करने का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सपोज करने वाले आंकड़े जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। इन आंकड़ों से साफ है कि नरेंद्र मोदी सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल करके राजनीतिक बदला लेने के लिए विपक्ष को डराने धमकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि 5% लोगों को केवल सजा मिली है तो इससे पता चलता है कि किस उद्देश्य से यह काम करवाया जाता है, कैसे अपने लोगों को परेशान किया जाता है, संगी साथियों को परेशान किया जाता है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जानलेवा एसआईआर लगातार जारी है दोस्तों। 11 तारीख तक ये एसआईआर चलेगी। इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से डिटेल में जानकारी देते बताया गया कि कहां पर कौन कौन से लोगों की जान चली गई या किसी भी तरीके
तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा बीएलओ को इस एसआईआर के मद्देनजर। इसमें बीएलओ रंजन दुबे की मौत का मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया, बीएलओ शोभा रानी की मौत का मामला सामने आया, आशीष कुमार की मौत का मामला सामने आया, विजय कुमार वर्मा की मौत और सर्वेश्वर सिंह की आत्महत्या का मामला सामने आया, सर्वेश्वर कुमार गंगवार की मौत का मामला सामने आया, विपिन यादव के आत्महत्या का मामला सामने आया। ऐसा ही सहायक बीएलओ अरविंद कुमार की मौत से जुड़ा मामला सामने आया। एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर कोरी की आत्महत्या का मामला सामने आया। केरल के अंदर अनीस जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु के अंदर बीएलओ जहिता ने आत्महत्या कर डाली और आंगनवाड़ी सेविका की आत्महत्या का मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल में नमिता की मौत का मामला सामने आया। बीएलओ शांति ने आत्महत्या की। बीएलओ जाकिर हुसैन की मौत का मामला सामने आया और बीएलओ रिंकू तरफदार ने भी अपनी जान दे दी। बीएलओ अनुज गर्ग की मौत राजस्थान से सामने आती है। राजस्थान से ही हरिओम बैरवा की मौत का मामला सामने आता है। एसआईआर के सुपरवाइजर संत राम की मौत का मामला भी यहीं से सामने आता है। बीएलओ और मुकेश जागीर की आत्महत्या का मामला भी राजस्थान से सामने आता है। मध्य प्रदेश से बीएलओ भुवन की मौत का मामला, रमाकांत पांडे की मौत का मामला, सीताराम गौंड का मामला हो या फिर अनिता नागेश्वर की मौत का मामला, मनीराम नापित, श्याम सुंदर शर्मा की मौत का मामला, सुजान सिंह रघुवंशी की मौत का मामला, उदयभान सिंह सिहारे ने की आत्महत्या और नायब तहसीलदार कविता कड़ेला की आत्महत्या का मामला हो। ऐसे ही गुजरात से भी कई सारी खबरें सामने आती है। दोस्तों, गुजरात के अंदर रमेश भाई परमार की मौत का मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। ऐसे ही बीएलओ सहायक उषा बेन की मौत का मामला, दिनेश कुमार रावल जो बीएलओ है उनके से जुड़ा हुआ मामला, बीएलओ डिंकल सिंगोड़ा वाला की मौत का मामला और अरविंद वढेर का मामला, आत्महत्या का मामला सामने आया। दोस्तों, बीएलओ सहायक कल्पना पटेल की मौत का मामला भी काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक कई सारे लोग बीएलओ जो अलग तरीके से काम कर रहे थे उन सबको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई। अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला कितना बड़ा है कि धीरे धीरे करके एसआईआर की हकीकत सबके सामने आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि डिपार्टमेंट के लोगों पर जबरदस्त तरीके का दबाव एसआईआर के मद्देनजर है तो लिखकर जरूर बताएगा और कारण जरूर बताएगा दोस्तों कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि उनके शासनकाल के दौरान 2 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित की गई और विकास के कार्य किए गए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य का बकाया रोकने का भी आरोप लगाया और कहा कि महिलाओं व जनता के जन कल्याण के काम को रोकने के सारे प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार लगातार जन कल्याण के काम करती आ रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को अपने मंत्रालय के बारे में ही कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये खबर है संचार से जुड़े हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते भाषण दिया और दावा किया कि जो दावा किया जा रहा है, जो बातें चल रही है संचार साथी ऐप को लेकर कि बीजेपी की सरकार इस ऐप को मोबाइल फोन में डलवाना चाहती है और इसे कोई नहीं हटा सकता, ये पूरी तरीके से गलत है। दावा किया जाता है कि जो बातें चल रही है वो पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि ये जो ऐप है इसे हटाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, सिंधिया के बयान और मंत्री मंडल की ओर से जारी बयान, यानी जो मंत्री का बयान होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, संचार साथी पोर्टल के रूप में पहले था, जिसे जनवरी 2025 में ऐप में बदल दिया गया। अब तक 50 लाख इसे डाउनलोड किया जा चुका है, लेकिन अब तक ये ऐप ज्यादा लोगों के बीच में नहीं पहुंचा था। दोस्तों, ऐसे में डीओटी ने मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश देकर इसे नए मोबाइलों के अंदर प्री इंस्टॉल्ड कराने के लिए बोल दिया। पुराने मोबाइलों के अंदर अपडेट के जरिए इंस्टॉल किया जाएगा। इस निर्देश के बाद जोरदार तरीके का बवाल शुरू हुआ है। दोस्तों, जहां पर एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया मांग रहे हैं कि इस ऐप को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐप एक बार इंस्टॉल कर दिया गया तो उसे कभी नहीं हटाया जाएगा, परमानेंट रहेगा। सिंधिया कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके मंत्रालय के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसमें 7B पॉइंट पढ़वा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एंश्योर दैट प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी application is readily visible and accessible to the end user at the time of first use and device setup and that its functionalities are not disabled and restricted। यानी ये एक ऐसा ऐप है जो शुरू में जब सब सेटअप तैयार किया जाता है तब ये दिखाई नहीं देगा और उसके बाद ये बात श्योर करनी है कि जैसे ही इस ऐप का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद इसे न ही कोई हटा पाए और न ही कोई डिसेबल कर पाए। इस तरीके की फंक्शनैलिटी रखनी है, यानी पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए कि क्या मंत्रालय की ओर से बोला गया है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि सब भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये भ्रम नहीं, साफ तौर पर लोगों को बेवकूफ बनाने से जुड़ा हुआ मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश के अंदर लगातार नाम बदलने का सिलसिला जारी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर डाला। देश भर के राज्य भवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा, यह जानकारी दी है न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक। सरकार ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी है और पीएमओ के ऑफिसरों ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। यह बदलाव प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर है। इससे पहले केंद्र
सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास भी 7 रेस कोर्स था दोस्तों, जिसको 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार ने जनता को जो जानकारियां नहीं दी, जिसको लेकर लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री केयर्स फंड का पैसा कहां पर इस्तेमाल किया गया, इसे कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। दूसरा यह कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या कितनी थी, ये भाजपा की सरकार नहीं बता पा रही है। तीसरा यह कि कोरोना में मारे गए लोगों की संख्या कितनी थी, आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद मोदी सरकार की डिग्री की जानकारी मांगी गई, तब भी मामले को गुमराह कर दिया गया दोस्तों, और अब काले धन पर जानकारी मांगी गई, तब फिर से नया विवाद शुरू करने की तैयारी चल रही है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी का जन आक्रोश यात्रा लगातार जारी है दोस्तों। अमित चावड़ा के नेतृत्व में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को 11वें दिन से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और राज्य में बढ़ते नशे, अवैध शराब, बेलगाम अपराध ने लोगों का जीवन जीना मुश्किल कर डाला है दोस्तों। हालात गंभीर है, जनता सुरक्षा के भाव से घिरी हुई है। कांग्रेस जनता की बात सुनती रहेगी और बीजेपी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें पीआईबी की रिलीज के साथ साथ राज्यसभा के क्वेश्चन पूछे जाने और तमाम तरीके की अन्य रिपोर्ट से एक बात पता चली है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान काफी कम बांग्लादेशियों को भारत से निकाला गया है दोस्तों, जिनकी तादाद बड़ी संख्या में और ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जो अपडेट है दोस्तों, उसके अनुसार पीआईबी और राज्यसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 14,916 बांग्लादेशियों को भारत से बांग्लादेश वापस भेजा गया। 2006 में 13,692 बांग्लादेशियों को यहां से बांग्लादेश भेजा गया। 2007 में 12,135 को, फिर 2008 में 12,625 को, 2019 में 10,000, इसके बाद 2010 में 6,290 को बाहर निकाला गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान 5 से लेकर 2014-15 तक 82,728 लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी बात करें तो जो सब टोटल है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान, वो काफी ज्यादा है भाजपा के कंपेयर में दोस्तों। बीजेपी का शासन 2014 से शुरू होता है, 14, 15, 16, 17 तीनों का अगर आप मिला लेंगे तो इन टोटल 1822 लोगों ने वीजा प्राप्त किया है या उनको यहां से बाहर निकाल कर भेजा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर एक संकेत है कि भारत के अंदर घुसपैठ का मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी कौन से समाज के लोगों पर निशाना साधती है और दूसरे समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ती है। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, बंगाल के अंदर हो या कहीं पर भी हो, ये केवल और केवल एक ही उद्देश्य से काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जाए। एक तरीके की टीम है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कुछ ही दिनों में बीजेपी के एक से एक बड़े नेता और ज्यादा बड़े पैसे कमाने वाले नेता बन जाते हैं दोस्तों। एक ऐसा ही मामला सामने आता है इंद्र प्रताप तिवारी से जुड़ा हुआ, जो बीजेपी के एमएलए है, इसको खब्बू भैया भी बोला जाता है। मात्र 12वीं पास है दोस्तों। उसका सोशल मीडिया पर वीडियो आया है, जहां पर माई नेता वेबसाइट के अनुसार इस व्यक्ति के पास केवल 18 लाख की संपत्ति है, लेकिन इस व्यक्ति को देखा गया कि इनने अभी अभी हाल फिलहाल में 2.5 करोड़ के आसपास रुपए खर्च करके लैंड क्रूजर गाड़ी खरीदी है दोस्तों। इसका लुक जारी कर रहा है। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे, जो आज 2.5 करोड़ रुपए का लैंड क्रूजर खरीद रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार करते हैं बीजेपी के नेता जो 18 लाख की अपनी संपत्ति डिक्लेयर करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर लैंड क्रूजर जैसी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर आ जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर जिस दिन बीजेपी से देश को आजादी मिलेगी, उस दिन कई सारे बड़े लोग सामने से पकड़े जाएंगे, जो लोग कहीं ना कहीं मामले पर कन्नी काट रहे थे। जो भी आपकी राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का नाम बदलने पर कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया श्रीनेट की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि सुना है प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय का नाम बदल रहे हैं, पीएमओ का नाम बदला जा रहा है, सेवा तीर्थ किया जा रहा है। इस पर एक सुझाव देते हुए सुप्रिया श्रीनेट कहती है कि मैं तो एक सुझाव देना चाहती हूं कि अगर प्रधानमंत्री को अपने कार्यालय का नाम या फिर उसके परिसर का नाम बदलना है, तो उनको सेवा तीर्थ की जगह उसमें एक शब्द और ऐड कर देना चाहिए, और वो है अडानी सेवा तीर्थ। अब जाकर बात सही होगी एकदम। आप क्या मानते हैं दोस्तों, क्या अडानी सेवा तीर्थ का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उनकी असली स्थिति के बारे में रूबरू कराया जा सके। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर दोस्तों नीतीश कुमार को फिर एक बड़ा धोखा मिला। दरअसल हुआ ये कि अब चर्चाओं का बाजार ये गर्म है दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा बदला लेने जा रहे हैं, कुछ बड़ा खेला करेंगे। नीतीश कुमार ने ऑपरेशन तीर शुरू कर दिया है। क्या इस तरीके से 4 PM न्यूज नेटवर्क दावा करता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से पहले गृह मंत्रालय छीना, उसके बाद स्पीकर का पोस्ट छीन लिया। सत्ता के 2 सबसे बड़े कंट्रोल अब बीजेपी के हाथ में है। नंबर गेम में सिर्फ 4 विधायक का खेला बाकी है और 4
4 विधायक से स्थिति इधर से उधर हो जाएगी। बीएसपी और छोटे दलों के विधायक नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के विधायक सत्ता के लालच में खिसक सकते हैं, इस तरीके का भी दावा चल रहा है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन सा समीकरण सबसे ज्यादा मजबूत होगा दोस्तों, क्योंकि अब दोनों पार्टियों की ओर से अपने अपने तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। बीएसपी जैसे छोटे दल जनता दल यूनाइटेड के साथ में आते चले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी प्रशासन का पूरा क्रेडिट अपने खाते में डाल रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा दोस्तों। नीतीश कुमार के चेहरे के आगे अब दूसरे चेहरे भी दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जैसे ही एसआईआर को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया तो इस पर रवीश कुमार ने कहा कि 2 बुजुर्ग हैं, दिल्ली में बीमार हैं, कोलकाता नहीं जा सकते, उनका एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाएगा? उनकी तरह मैं फॉर्म लेकर जाने वाला कोलकाता में कोई नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये तंज भरी बातें कही गई है। जिस तरीके से बीजेपी के लोग मांग कर रहे थे उसको पूरी तरीके से सपोर्ट भी मिला हुआ है। दोस्तों आप जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों भाइयों बहन मित्रों का। जय हिंद जय भारत।